नेताओं के बारे में, उनके जो विधायक थे पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर आपके डिप्टी सीएम क्या नहीं बोलते थे, उसके बारे में अगर आपको सुनाया जाए तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी। किसी विपक्ष की घटना में हो गई होती तो अभी आप चिल्ला रहे होते, रोड पे खड़े होकर हल्ला मचा रहे होते, टीवी फोड़ के बाहर आ जाते कि देश की दादी मां के साथ अन्याय हुआ। नहीं, शायद गलती से आज तक ने अरविंद वाजपेयी जी के नीचे प्रवक्ता एलजेपी लिख दिया। ये प्रवक्ता बीजेपी लिखा जाना चाहिए था। अपनी पार्टी का नाम तक जो लोग नहीं लेते हैं, अपनी पार्टी के झोपड़ी को बचाने में जो सांसद अपने बीजेपी तोड़ के ले गई, इनके 5 में से 4 सांसद, वो भी आज मोदीनामा पढ़ने वाला दुर्भाग्य है भाई। ऐसे मोदीनामा पढ़ने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं। और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदीनामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदीनामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक। एक शो और लाल डायरी पे भी होना चाहिए, और लाल डायरी मिली कि नहीं मिली। आप कीजिए ना शो उसके ऊपर। ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं। एक यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है। यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। और राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया हमसे पूछ रहा था पेपर लीक पर क्या किया। हमने तो कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में भी 4 दिन पहले पेपर लीक हुआ। किसी हिंदुस्तान के चैनल ने उसके ऊपर एक डिबेट की हो तो बता दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। ये सीधा आरोप आम आदमी पार्टी की मंत्री लगा रही हैं। उनका यह कहना है कि आप लोग हाथ मरोड़ रहे हैं। आतिशी कह रही हैं कि आप लोगों ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन छोड़ो वरना जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और सैटरडे को नोटिस भी देने वाले हैं। 7 तो हो चुकी है, शायद 8वां। देखिए, आम आदमी पार्टी समय समय पर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है, उसकी क्या गंभीरता से लिया जाए। पर अंजना जी, आज की इस गठबंधन के बाद मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जब आम आदमी पार्टी नई नई बनी थी तो एक बयान याद करिए केजरीवाल जी का, ये सब मिले हुए हैं जी, ये तो एक दूसरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करते नेताओं के खिलाफ, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में एक दूसरे से मिले हुए जी। हम आएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे जी, और आज मिल गए जी, भ्रष्टाचार के आरोप में आकर मिल गए जी, और उसी को लेकर बचाव कर रहे हैं जी। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं अंजना जी, ये मैं 10 साल पुराना बयान नहीं बोल रहा हूं, 2 महीना पुराना बयान है। भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। श्री केजरीवाल जी 2 महीना पहले, केजरीवाल जी ने शराब में घोटाला किया है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 महीना पहले, तो ये तब भी वो थे। अब इसी को देख के लगता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब आता हूं समाजवादी पार्टी। और जब आप नीतीश बाबू से मिले थे ना सुधांशु जी, तो हम लोगों के मन में भी यही आ रहा था। जब आप नीतीश बाबू से वापस मिले थे तो ठीक यही बात आ रही थी मन में। आपने जो बात कही नीतीश बाबू से 1995 से लेके और आज तक 2024 के इन 29 सालों में आप 2 मौके गिनाएंगी। इनकी तो उत्पत्ति ही इसी पे हुई थी। याद है शीला दीक्षित के पीछे बेईमान कट्टर ईमानदार, और आज दोनों का एक हो गया किरदार। इसीलिए कहा है ना कि वक्त के साथ कैसे बदलता है आदमी का किरदार, वो देखना हो तो आज देखिए। और सपा और कांग्रेस के गठबंधन पे भी कह देना चाहता हूं, मात्र 2 महीने पुरानी तो बात है। अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी, कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश में चिरकुट पार्टी। तो जो चालू और चिरकुट कहते हुए एक दूसरे के लिए थे निंदनीय, आज हो गए एक दूसरे के लिए अभिनंदनीय। अद्भुत है। और इसमें भी आप समझिए एक और खास बात है इन दोनों में, ये दोनों ऐसे 2 युवाओं के बीच का गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, जिनके युवाओं की बड़ी खासियत है। एक तो दोनों 50 साल से ऊपर के हैं, मगर दोनों युवा हैं, और दोनों की खासियत यह है कि अपनी पारिवारिक विरासत को किस मुकाम तक पहुंचाया है। राजीव गांधी जी, मतलब राहुल जी के पिताजी 400 सीटें लेकर आए थे, राहुल जी ने 44 से पहुंचा दिया। मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के पिताजी, 1989 में शुरू किए पार्टी को, 90 में अलग किए। पहले अजीत सिंह को झटका दिए, फिर बीपी सिंह को झटका दिए, चंद्रशेखर जी को झटका दिए, और आखिर में 2012 में अपने दम पे पहली बार सपा ने स्पष्ट बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। अखिलेश जी 57 पे ले आए। तो दोनों ही कुल गौरव जो है चिर युवा भारत की राजनीति के, उन दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। तो हमारे लिए इसमें कुछ नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक सहज कौतूहल और मनोरंजन का विषय है। क्योंकि एक पंक्ति में मैं कह दूं अंजना जी कि भैया यानी राहुल गांधी जी, बबुआ यानी अखिलेश जी, और बुआ जी यानी मायावती जी, भैया बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, क्योंकि आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक। चलिए अब आलोक जी आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। मतलब रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब कांग्रेस केजरीवाल जी से और केजरीवाल जी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं सत्ता में आया तो 1 दिन के अंदर शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। जिस पार्टी की उत्पत्ति ही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई, जिसका खामियाजा आप लोगों ने ऐसा भुगता कि अभी तक उबर नहीं पाए हैं, उनसे भी हाथ मिला दिया। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेल जाने के डर की वजह से हो रहा है ये सब। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से आज जिन लोगों के राजनीतिक मतभेद थे वो भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में एक वॉशिंग मशीन वाली सरकार बैठी हुई है। अब रामचंद्र जी पता नहीं वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ कह के नहीं गए होंगे। उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी कि भाई वॉशिंग मशीन में डालो और सबको निकाल लो। और डीएनए का भी उस समय पर उत्पत्ति नहीं थी, तो नीतीश कुमार जी और बिहार के डीएनए के बारे में भी प्रभु राम कुछ कह के नहीं गए होंगे।
आज हालत यह है कि बीजेपी भी सवाल करती है गठबंधन पे, अपने तमाम गठबंधन के साथियों को गठबंधन से बाहर फेंक दिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग गठबंधन में थे वो छोड़कर चले गए, और तमाम 71,000 करोड़ वाले और वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए। और वो लोग भी कहते हैं कि भाई क्यों गठबंधन हो रहा है। अंजना जी, 89 के बाद से गठबंधन हुए और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो। हमने भी आरोप लगाए, उन्होंने भी लगाए, और उनके पास मौका भी रहा। अगर शीला जी के खिलाफ कोई केस थे तो उनको उजागर करना चाहिए था। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो तो बताएं कि उनके पास तो 2G के 1,76,000 करोड़ के घोटाले के बंडल भरे पड़े थे, एक आदमी को जेल में नहीं डाल पाए। मतलब बीजेपी भी बोलती है भ्रष्टाचार पे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी, लगता है वो छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले जिसमें 172 छेद। आज हालत यह है कि देश के अंदर जो हालात हैं, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा, कैसे कहा। आम आदमी पार्टी ने हम पर आरोप लगाए, हमने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए, लेकिन जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो हालत कर दी है ईडी सीबीआई की, आज ही की घटना देख लीजिए, सतपाल मलिक के यहां पर सीबीआई पहुंच गई, विसल ब्लोअर के यहां पर पूरी तरह से सब कुछ खंगाला जा रहा है। और किस तरह से आज इन्हीं के एक सांसद हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उनके तमाम चीजों को लेकर बीजेपी बड़े उत्साहित रहती थी कि उन्होंने गांधी फैमिली पर आरोप लगा दिए। आज वो उनकी तमाम वो चीज साफ साफ कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला चीन के ऊपर और तमाम चीजें, लेकिन बीजेपी उनका नाम भी लेने से डरती। और चंडीगढ़ में जो हुआ, अभी पहली बार हुआ कि कॉर्पोरेशन के जो मतपत्र हैं उनकी गिनती भी सुप्रीम कोर्ट में कागजों में वो डब्बे गिने गए कि भाई किसको कितने वोट मिले, और उसके बाद भी आप किस तरह से नैतिकता की बात करते हैं। चंडीगढ़ के बाद तो बीजेपी को शर्मसार हो जाना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे, आपने क्या किया और किसके इशारे पर हुआ। क्या अमित शाह जी पिछले चंडीगढ़ के कॉर्पोरेशन के चुनाव से कुछ दिन पहले भी चंडीगढ़ तो नहीं गए थे। लेकिन कुल मिलाकर आज का जो विषय है अंजना जी वो ये है कि किस तरह से अलायंस हो रहा है। नीतीश जी के चारों तरफ क्या कोई 2 मंत्री ऐसे तो नहीं थे जिनको ईडी सीबीआई डरा रही थी? क्या वहां पर 2 आईएएस अधिकारी फंसे तो नहीं हुए थे जिनके दबाव में सब काम हुआ? खैर, ये तो डीएनए पता चली गया होगा बिहार का, और क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। किसके यहां पर ईडी सीबीआई, पिछले आप तमाम चुनाव उठाकर देख लीजिए, या तो पाकिस्तान की एंट्री होती है या ईडी सीबीआई की एंट्री होती है। आप देख लीजिए, बंगाल का चुनाव आया, उसके बाद से आज तक ईडी सीबीआई जाकर अभिषेक के घर पर गई हो। आप बताइए, 2019 में रॉबर्ट वाड्रा को जयपुर बुलाया गया था, उसके बाद आज तक क्या हुआ है? तो पूरी तरह से ईडी सीबीआई इनके इशारे पर काम करती है। पूरा हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। अब इंसान की क्या हालत हो गई है, और प्रभु राम ने क्या कहा था। अब वो वॉशिंग मशीन में कौन कौन है, मैं तो देख रहा था प्रोमो में, मैंने कहा उत्तर प्रदेश और गठबंधन की बात हो रही है, वो वैसी नहीं आए अभी तक। खैर वो आ गए, फिर मुझे निराश नहीं किया आज तक ने। लेकिन आज राजभर ने क्या क्या कहा था मोदी जी के लिए, और अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले नीतीश के लिए क्या किया था, और कौन कौन से दरवाजे बंद हुए थे। इसलिए बीजेपी कम से कम गठबंधन पे ना बोले। बीजेपी ने पूरी देश की राजनीति को जिस तरह से विषैला, जिस तरह से द्वंद्वपूर्ण, जिस तरह से आज हालत बिगाड़े हैं, ये पूरा देश देख रहा है। सोशल मीडिया पर भी आज पहरा लगाने की नई तैयारी शुरू हो गई है, वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है, सुधांशु जी छोटा सा जवाब, फिर प्रियंका जी। ये डायलॉग बहुत बोलते हैं कांग्रेस के लोग कि वॉशिंग मशीन है। जरा इनसे ये पूछिए, ये कालिक वाली काजल की कोठरी कहां है जहां से कालिक लगवा के आते हो फिर कहते हैं वॉशिंग मशीन? तो पहले ये तो बता दो मेरे भाई, वो कालिक वाली काजल की कोठरी कौन सी है? आके स्वयं अपने को ये कहने लगते हैं। ठीक है, अनुराग जी, क्या अब इसके जरिए हम ये माने कि कमाल हो जाएगा? क्योंकि यूपी में मायावती तो अभी भी लड़ रही हैं, और ये सही है, जैसा कि हमारी रिपोर्टर भी कल बता रही थी कि मुस्लिम वोट ना बटे, इसलिए बहुत जरूरी था। हाल में गठबंधन किया, बनारस का कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद सुरेंद्र पटेल को वापस लिया समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि वहां से उनके जो प्रमुख हैं वो लड़ेंगे, अध्यक्ष जो है यूपी के कांग्रेस के। लेकिन मायावती तो अभी भी लड़ रही है, त्रिकोणीय लड़ाई होगी, आप लोग बाजी मारेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इतनी देर के डिबेट में सुधांशु जी सिर्फ विपक्ष की बात करते रहे, समाजवादी, कांग्रेस, केजरीवाल, सबकी बात की उन्होंने। लेकिन सत्ता में किस लिए आए थे? अब जनता ने तो आपको सत्ता दी थी कि आप आओगे तो जनता की कुछ तो बात करोगे ना, कुछ तो बताओगे कि आपने क्या क्या किया इन 10 सालों में जिससे कि आप वोट मांगो। बेरोजगारी का बम, महंगाई का मां मिला दो तो बम आपने किया है, वो वोट के माध्यम से जनता बम फोड़ेगी, तब जाके आप सत्ता से हटेंगे, क्योंकि आप तो वही आपके पास बचा है। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते। आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हो, परिवारवाद की बात करते हो और गठबंधन की बात करते हो, तो आपको तो याद नहीं रहता अशोक चौहान जी पे तो आप यही आरोप लगाते थे ना कि आदर्श घोटाले में थे। यही तो आरोप लगा रहे। नीतीश जी के बारे में आप क्या क्या कहते थे, जो हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं तब भी उनका सम्मान करता था, आज भी करता हूं, कल भी करता रहूंगा, क्योंकि ये संस्कृति संस्कार हमारे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। शिवसेना के नेताओं के बारे में, उनके जो विधायक थे विधानसभा के अंदर, आपके डिप्टी सीएम क्या क्या नहीं बोलते थे, उसके बारे में अगर आपको सुनाया जाए तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी। चौटाला जी परिवार के बारे में आप क्या क्या नहीं कहते थे, आज आप उनकी तारीफ करने लगे। और क्यों? क्योंकि वो आपके साथ आ गए, अब वो पाक साफ हो गए हैं।
तो आपका गठबंधन पाक साफ हो जाता है जो आपके साथ आ जाते हैं। और जहां तक आप परिवारवाद की तो छोड़ दीजिए, आप तो दादी मां तक को नहीं छोड़ते। चंडीगढ़ की बात तो अभी मेरे साथी ने बताई कि कैसे लोकतंत्र को आपने लूट तंत्र में कन्वर्ट किया, और एक बार आपके मुंह से शब्द नहीं फूटता क्यों अन्याय हुआ, गलत हुआ, लोकतंत्र पे हमला था, इस तरह से बैलेट पेपर का जिस तरह से क्रॉस लगाया गया। आप भी तो बोलिए ना क्यों गलती थी हमारी, आप भी गलती मानिए, नहीं मानेंगे। और तो छोड़िए, अरे दादी मां, देश की दादी मां से आप 30,000 रुपए ले लेते हैं 1,30,000 का मकान देने के लिए। अगर किसी विपक्ष की घटना में हो गई होती तो अभी आप चिल्ला रहे होते, रोड पे खड़े होकर हल्ला मचा रहे होते, टीवी फोड़ के बाहर आ जाते कि देश की दादी मां के साथ अन्याय हुआ। क्या देश की दादी मां के साथ जो आपने किया, 30,000 रुपए लिए आपकी पार्टी के आपके लोगों ने, जिन्होंने लिए, क्या यह अन्याय नहीं था? ये शर्म की बात नहीं? उस पर आप बोलेंगे नहीं, चर्चा भी नहीं करेंगे। महिलाओं का अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ता चला जा रहा है, एक बार आप नहीं बोलते। पहलवान महिलाओं के बारे में आप नहीं बोले। आज अच्छी बात है आप पश्चिम बंगाल की बात उठाते हैं, हम कहते हैं हाँ पश्चिम बंगाल में अगर कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। आप बोलिए जो पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ वो गलत हुआ। आप बोलिए बीएचयू की महिला के साथ जो अन्याय हुआ, बच्ची के साथ, गलत हुआ। बोलिए, आप बोलेंगे नहीं? आप अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ गलत हुआ, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बोलना नहीं। आपको किस पे बोलना है? आपको बोलना है विपक्ष पे। तो विपक्ष में बोलने के लिए आपको नहीं चुना गया था। आप अपना काम गिनाइए, 10 साल की रिपोर्ट दीजिए, जनता के सामने रखिए। हम तो आप विपक्ष में रहने के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं। सुनिए, ये गठबंधन सत्ता के लालच में नहीं है जैसे बीजेपी सत्ता के लालच में गठबंधन कर रही है। ये गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे हुआ है। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हमारी पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन राष्ट्र का लोकतंत्र बचाना जरूरी है, जो चंडीगढ़ में देखा गया है। राष्ट्र के अंदर में भ्रष्टाचार जिस तरह से आपने बढ़ाया है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आपने सदाचारी बनाया है, उसके खिलाफ यह गठबंधन है। यह गठबंधन देश को बचाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी से, किसान जिस तरह से धरने पे बैठा है, जिस तरह से किसान की मौत हुई है, जिस तरह से किसान पे आंसू का छोड़े जा रहे हैं, उन किसान का अधिकार दिलाने के लिए गठबंधन है। आपके लिए हो सकता है सत्ता का गठबंधन, हमारे लिए देश को बचाने का गठबंधन है, देश के मुद्दों पे गठबंधन है। लड़ाई पर आपने एक शब्द का भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अगले राउंड का वेट करूंगी। अरविंद वाजपेयी जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। अब सवाल यह है कि स्ट्रेटेजिकली अभी ये माना जा रहा था कि बार बार सुधांशु जी कहते थे कि राहुल गांधी निकले और देखिए हर राज्य में कुछ ना कुछ बुरी खबर आ रही है, लेकिन अब तो बिहार में भी उनका आरजेडी के साथ समझौता हो गया। नीतीश बाबू को आप लोग ले गए उस तरफ, लेकिन आरजेडी के साथ समझौता हो गया। सीट शेयरिंग का भी अब अनाउंसमेंट होगा। यूपी में हो गया, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। दिल्ली में हो गया आम आदमी पार्टी के साथ। गुजरात में भरूच और भावनगर 2 सीटों पर हो गया। तो कुल मिलाकर अब तो अलायंस सामने है। जो वो सीट शेयरिंग कह रहे थे वो उन्होंने कर दिखाया है। अंजना जी, बिहार में आपने जो उदाहरण दिया, बिहार क्या, बिहार में तो बहुत पहले से हम लोगों का गठबंधन है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ यूपी का जो है, यूपी का भी अखिलेश बाबू और राहुल गांधी का, आपको याद होगा वो 2 लड़के 2017 में, उसका आउटपुट क्या निकल के आया था, रिजल्ट क्या, ये टेस्टेड है ऑलरेडी। ये इस तरह के अलायंस करने से वोट नहीं ट्रांसफर होता है, वोट आपस में अलायंस नहीं होता है। जो सदियों से आप लड़ते आ रहे हो, सालों साल लड़ते आ रहे हो, तो क्या वोट ट्रांसफर हो जाएगा लीडर के मिलने से? क्या कर रहे हो आप? रिकॉर्ड देखिए ना, रिकॉर्ड चेक करिए 2017 का, आप रिकॉर्ड चेक करें क्या निकला उसमें। नीतीश बाबू के साथ तो हो जाता है। देखिए, हम नीतीश बाबू के साथ तो हो जाता है ना, लेकिन वाजपेयी जी, नीतीश बाबू के साथ तो आप लोगों का हो जाता है ना। नीतीश बाबू तो अभी बताया 90, अरे नीतीश बाबू तो 95 से है बीजेपी के साथ। ये तो अभी 34 साल हो गए, 24 साल हो गए। तो वो छोड़िए, देखिए बात, सवाल ये है कि 3 नेता बैठे हुए विपक्ष के, यहाँ प्रवक्ता, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है जनता की नजरों में, ये सोचना पड़ेगा। ये नहीं समझ रहे बातों को। कितने मुद्दे इन्होंने उठाए, मैं आपको गिना देता हूं। क्या एक भी मुद्दा जनता के बीच में जा पाया? क्या जनता ने इनकी बातों का विश्वास किया? ये राफेल से शुरू कर लो, राफेल कर लो, पेगासस कर लो, अडानी कर लो, ओआरओपी कर लो, किसान बिल कर लो, पार्लियामेंट की बिल्डिंग कर लो, जीएसटी कर लो, पुरानी पेंशन कर लो, अग्नि, मतलब कितने गिनाऊंगे? मेरे पास 50-60 मुद्दे जो पिछले ये लगे हुए 9 साल से। कौन सा इसमें से बताओ बीजेपी के खिलाफ आया? बीजेपी के खिलाफ जनता को यकीन इनकी बातों पे बिल्कुल नहीं होगा, और उसका कारण है मोदी की क्रेडिबिलिटी चल गई है, मोदी की विश्वसनीयता है। और विश्वसनीयता ऐसे नहीं बनती है, अगर आप काम नहीं करोगे और जनता के फायदे के नीचे जमीन पे योजनाएं नहीं पहुंचेंगी तो जनता नहीं माना करती है। प्लीज, आज भी कई जगह एमएसपी कई फसलों की ऐसी है, उससे कम रेट में बाजार में बिकता है, लेकिन एमएसपी सरकार की ज्यादा है। तो आप किस तरह की बातें करो, ये सब चीजें महसूस करें। राजनीति करने से नहीं होगी कि खाली आप टीवी पे आगे डिबेट कर लो और उसके बाद बात को। ये अपनी प्रियंका कक्कड़ जी, आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोई है क्रेडिबिलिटी उस बात की? अरविंद उस बात की कहीं क्रेडिबिलिटी है कि ये शायद गलती से आज तक ने, आलोक जी नहीं, शायद गलती से आज तक ने अरविंद वाजपेयी जी के नीचे प्रवक्ता एलजेपी लिख दिया। ये प्रवक्ता बीजेपी लिखा जाना चाहिए था। अपनी पार्टी का नाम तक जो लोग नहीं लेते हैं, अपनी पार्टी के झोपड़ी को बचाने में जो सांसद अपने बीजेपी तोड़ के ले गई, इनके 5 में से 4 सांसद, वो भी आज मोदी नामा पढ़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है भाई। थोड़ा सा तय कर ले वाजपेयी साहब कि मतलब इस उम्र में भी जाके मौसम वैज्ञानिक नहीं बन पाए। आपके गुरु तो बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक थे। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वापस आता हूं मैं मुद्दे पर। सवाल तो सुनिए, आपने उन पर टिप्पणी की, लेकिन अब सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि वो मोदी नामा पढ़ रहे हैं। ऐसे मोदी नामा पढ़ने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हो? आपके लिए चैलेंज है उनको अपनी तरफ करना। अब असल सवाल पर आते हैं।
बात जो उन्होंने उठाई है वो इशू रियल है, वो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर है। आज मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्या देश में नहीं हो गई है? क्या ये विपक्षी गठबंधन जो अरविंद केजरीवाल जी की टैगलाइन थी एक वक्त पर कि सब मिले जो हुए हैं जी, वो आज सबको मिलना पड़ रहा है ताकि मोदी को रोक सके? देखिए, मोदी जी को रोकने की कोई बात नहीं है। हम तो मोदी जी की पॉलिसीज से पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज हैं और आगे भी नाराज रहेंगे। अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत होगी तो सबको मिलने के लिए आज देश को अगर बचाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे, कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक। एक शो और लाल डायरी पे भी होना चाहिए, और लाल डायरी मिली कि नहीं मिली। तो मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ही के लोग छीन के ले गए थे विधानसभा से। बात है अरे शर्मा जी, लाल डायरी आप ही के लोग विधानसभा से छीन के ले गए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो उनकी सरकार है। ये मैं मोदी जी का भाषण एमएसपी पे सुनवा रहा हूँ, मीडिया के साथी तो चलाते नहीं है ना। और वो वाजपेयी जी को मैं भेज दूंगा, सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी के वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। आज तो आपने लाल ड्रेस भी पहनी हुई है, तो राजस्थान में ठीक है, वो लाल डायरी चली गई, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शो तो उस पे भी बनता है कि रंग आपको दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों मीडिया नहीं के दिखता है? साथियों ने हमसे सवाल पे सवाल क्यों ना पूछे जो विधानसभा में लाल डायरी छीनी जा रही है, लाल डायरी ढूंढ के लाओ। अरे हमारे कपड़े का रंग दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं दिखता है? अंजना जी, वो लाल डायरी लीडरशिप का की जिसका क्रेडिबिलिटी जिक्र बताइए ना, उस पे आइए ना सर, असल इश्यूज पे आइए। मेरे कपड़े के रंग से आपकी जिंदगी नहीं संवरेगी। प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया, मैं फिर कहूंगा अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी पे वोट मांगे गए। एक एफआईआर तो बनती होगी कहीं ना कहीं, एक उस लाल डायरी को ढूंढने के लिए छोटा सा प्रयास तो बनता होगा कहीं ना कहीं, मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। खैर, आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा है, होता है। और जब तक कॉमेडी शो करना है तो करते रहिए आप। नहीं, मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा। कॉमेडी शो तो जली ना, तेरी भी जली ना। इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट कि लाल डायरी पे शो कीजिए क्योंकि आपने लाल कपड़े पहने हुए हैं। ये तरीका नहीं होता है बात करने का। प्लीज मर्यादा के अंदर है कि अब आप बात कीजिए, और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। इशू पे रहिए आप। लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था, आप उस पर जवाब दें। और लाल डायरी पर जितने शोज करने थे किए हैं, क्योंकि विधानसभा में लाल डायरी की खींचातानी विधायकों के बीच में चल रही थी। जवाब दीजिए सवाल। राजस्थान में आप कीजिए ना शो उसके ऊपर। ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं मैं। केवल ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के अंदर क्या वहां पर गठबंधन हो गया है? क्या यूपी में एनडीए का गठबंधन हो गया है? क्या बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है? उसके ऊपर एक शो कीजिए ना। केवल और केवल आम आदमी पार्टी ने एक साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन हो गया, तो तमाम सवाल उठेंगे। आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? आप बताइए ना। आपका कोई इलाज नहीं है, आप लोगों का कोई इलाज नहीं है आलोक जी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को वाहवाही भी नहीं है। रिपोर्ट में दिखाया कि शिंदे गुट के सांसद सवाल कर रहे हैं, उनको ज्यादा सीटें चाहिए बीजेपी से और अजित पवार गुट से। वो भी हमने रिपोर्ट में दिखाया और उस पर कल भी सवाल पूछा था, आज भी पूछेंगे। सवाल अब आया है नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि आपको भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको किसको उतारना है। एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए, फिर बहस में अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और मेरी तू में जनता का इंटरेस्ट नहीं है। देखिए अंजना जी, क्रेडिबिलिटी बनती है कामों से, लेकिन कामों की कोई बात ही नहीं करता है। क्रेडिबिलिटी मोदी जी से पूछिए ना, 35 रुपए लीटर और 35 रुपए का डॉलर और तमाम चीजें तो हो गई होंगी। एक यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है। यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, और राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया हमसे पूछ रहा था पेपर लीक पर क्या किया। हमने तो कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में अभी 4 दिन पहले पेपर लीक हुआ, किसी हिंदुस्तान के चैनल ने उसके ऊपर एक डिबेट की हो तो बता दीजिए। अब नहीं मानेंगे। तो क्रेडिबिलिटी किस किस की कितनी बची है ये देश देख रहा है। देश तो वाकई देख रहा है। इस पेशे को कहते हैं। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर